दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों 103 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है दोस्तों, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे थे दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर दोस्तों 2012 से लेकर 2023 तक की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी दोस्तों अपलोडेड किया जा चुका है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र के बाकी बचे हुए प्रश्नों को। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 103 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 का प्रश्न पत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को हम लोग जो हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में दोस्तों हूबहू रिपीट कर जाते हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 103 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा था दोस्तों कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। 103 नंबर प्रश्न एक बार देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम देखते चलेंगे। चलिए एक बार और देखें। कह रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों ब्रजभूमि से। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा किससे। इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ब्रजभूमि से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसका डिटेल दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ध्यानपूर्वक ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ डिटेल देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखें दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखें डिटेल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। चलिए व्याख्या कह रहा है दोस्तों चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है। क्या है देखें, कह रहा है दोस्तों चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यह ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों, जहां एक महिला नर्तकी क्या करती है, नृत्य करने के दौरान अपने सिर पर प्रज्वलित दीपों का एक स्तंभ दीपिका रखकर संतुलन बनाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें। चरकुला ब्रजभूमि से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जहां एक महिला दोस्तों नर्तकी नृत्य करने के दौरान अपने सिर पर प्रज्वलित दीपों का एक स्तंभ दीपिका रखकर संतुलन बनाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे के जो पॉइंट दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि बुंदेलखंड में राई व सैरा लोक नृत्य क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बुंदेलखंड में दोस्तों राई व सैरा लोक नृत्य क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक है, बुंदेलखंड में राई व सैरा लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं दोस्तों। फिर देखिए, जोगिनी अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है जो रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, बुंदेलखंड में राई व सैरा लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। जोगिनी अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है दोस्तों जो रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 104 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो याद रखिए दोस्तों सारस या क्रोच भी हम लोग इसको कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों, तो याद रखें ऑप्शन बी सारस हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे, सारस या क्रोच। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प याद रखें पलाश या टेसू है, तथा राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी दोस्तों सारस है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है, तथा राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश टेसू है, तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों वृंदावन मंदिर मथुरा क्या है दोस्तों, कह रहा है वृंदावन मंदिर मथुरा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों जेके मंदिर हमारा कहाँ, तो जेके मंदिर कह रहा है दोस्तों, याद रखिए जेके मंदिर कह रहा है दोस्तों लखनऊ। ठीक है, जेके मंदिर कह रहा है दोस्तों लखनऊ। ठीक है, यह दोस्तों हमारा ऑप्शन बी गलत सुमेल दिया गया है। विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वाराणसी बिल्कुल सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, यह भी हमारा सही है। ठीक है, जेके मंदिर दोस्तों हमारा लखनऊ में स्थित ना होकर यह मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, याद रखिएगा जेके मंदिर है दोस्तों हमारा कानपुर में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें और फिर से देखें।
कि वृंदावन मंदिर दोस्तों कह रहा है कि मथुरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। जेके मंदिर हमारा लखनऊ में स्थित ना होके दोस्तों हो जाएगा। जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है दोस्तों हमारा कानपुर में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बिल्कुल सही है। देवी पाटन मंदिर दोस्तों तुलसीपुर, यह भी हमारा सही है, ठीक है। फिर से देखिए क्या कह रहा है कि वृंदावन मंदिर दोस्तों कह रहा है मथुरा, बिल्कुल सही है दोस्तों। जेके मंदिर लखनऊ में स्थित ना होके दोस्तों कानपुर में हो जाएगा। नीचे देखिए व्याख्या में दिया गया है विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। यह पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। 106 नंबर देखें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों चावल इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वह है ऑप्शन बी चावल, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों याद रखें पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है और कृषि से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। तो याद रखें दोस्तों खाद्यान्न में, गन्ना में, गेहूं में, मेंथा ऑयल और आलू में, ठीक है। खाद्यान्न में, गन्ना में, गेहूं में, मेंथा ऑयल में और आलू में। इस पॉइंट को याद रखिए, खाद्यान्न, गन्ना, गेहूं, मेंथा ऑयल और आलू में हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। किसमें? खाद्यान्न, गन्ना, गेहूं, मेंथा ऑयल और आलू में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि चावल में हमारा उत्तर प्रदेश क्या है? बड़ा उत्पादक नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं। तो याद रखिए दोस्तों बनारस घराना से, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए याद रखें दोस्तों बनारस घराना से, ठीक है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं। तो याद रखिए दोस्तों बनारस घराने से, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से, ठीक है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखें, कह रहा है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो याद रखें दोस्तों गोरखपुर से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है दोस्तों। तो याद रखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों गोरखपुर से, ठीक है। व्याख्या देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर की गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली क्या है दोस्तों? एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। फिर देखें, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण दोस्तों गोरखपुर की गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली क्या है? एक मासिक पत्रिका है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखें आगे क्या कह रहा है। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और विविध के प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों केवल हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों करंट के प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वह अपडेटेड पूछे जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों अब पुराने हो चुके हैं, तो यह करंट के प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। इनमें हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जिनकी आगामी परीक्षाओं में भी आने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को केवल हम दोस्तों कवर करेंगे और इसी के साथ हमारा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 का प्रश्न पत्र हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखते चलें, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। चलिए दोस्तों हम देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ है दोस्तों, 116 नंबर प्रश्न। यह आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है और पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा दोस्तों कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। क्या है? कह रहा दोस्तों विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे? पीटर्सबर्ग में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पीटर्सबर्ग स्थान दोस्तों हमारा स्थित है रसिया या रूस देश में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों रूस के पीटर्सबर्ग में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डिटेल इसका इंपॉर्टेंट है। देखें क्या कह रहा है।
कि विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया और इसी सम्मेलन में दोस्तों 29 जुलाई को, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसी सम्मेलन में 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन मनाने का क्या निर्णय लिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, तो याद रखें दोस्तों पीटर्सबर्ग में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखें इसका, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 दोस्तों रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन मनाने का क्या निर्णय लिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें दोस्तों, 117 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखें, कह रहा है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तो याद रखें दोस्तों तकाशी हिरोज। इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों वह है, राइटर कौन है वह याद रखिएगा, तकाशी हिरोज, ठीक है। कह रहा है कि तकाशी हिरोज एक जापानी लेखक हैं जिनका जन्म दोस्तों टोक्यो में हुआ था। इन्होंने 2010 में न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम यानी कि दोस्तों क्या गेंशिरो जिगन बाकुदन नामक पुस्तक लिखी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है, तो याद रखें दोस्तों तकाशी हिरोज, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तो याद रखें तकाशी हिरोज, इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक हैं तकाशी हिरोज, जो कि दोस्तों एक जापानी लेखक हैं, ठीक है। और इसका जापानी संस्करण का क्या नाम है, वह है दोस्तों गेनिशिरो जिगन बाकुदन, याद रखिएगा, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है, तो तकाशी हिरोज, ठीक है। 118 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है, तो याद रखें दोस्तों बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, WM एडम्स, ठीक है। आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की दृष्टि में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं दोस्तों, तो याद रखिए WM एडम्स, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। क्या है? कह रहा दोस्तों कि हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं, तो याद रखिए WM एडम्स। क्या है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं, तो WM एडम्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक दोस्तों विलियम मार्क एडम्स यानी कि WM एडम्स ने 2009 में लिखी थी। इस पुस्तक का विषय एक विकासशील दुनिया में पर्यावरण और स्थिरता है। क्या है? एक विकासशील दुनिया में पर्यावरण और स्थिरता है। और WM एडम्स एक ब्रिटिश क्या थे दोस्तों, भूगोलवेत्ता थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों WM एडम्स। क्या है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं WM एडम्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम केवल उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों अपने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं विविध का टॉपिक था, केवल उन्हीं प्रश्नों को कवर करते चल रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट के प्रश्न दोस्तों इसमें अब पुराने हो चुके हैं, इसलिए करंट के प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम देख लेंगे दोस्तों। यहाँ देखें 119 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखेंगे कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों 22 मार्च को। क्या है? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों इंपॉर्टेंट है 22 मार्च को, ठीक है। 28 फरवरी को दोस्तों हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या है? कह रहा दोस्तों कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों 22 मार्च को। क्या है? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए 22 मार्च को, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। पूरे विश्व में हर साल 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना। क्या है? इसका उद्देश्य है पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। पूरे विश्व में हर साल 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो 22 मार्च को हम लोग दोस्तों क्या वह है दोस्तों हम विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर देखेंगे यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, ठीक है। 5 जून को दोस्तों हम लोग किस के रूप में, वह है दोस्तों पर्यावरण दिवस के रूप में। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में, ठीक है। इस
पॉइंट को दोस्तों, जो अगले पॉइंट तीनों दिए गए हैं इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिए। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों क्या, तो 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, वह है हमारा विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 22 मार्च को दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व जल दिवस, ठीक है, क्या है। और 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों कि स्टानले कप संबंधित है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, स्टानले कप संबंधित है दोस्तों हमारा आइस हॉकी से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टानले कप संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए आइस हॉकी से, ठीक है। कह रहा है स्टानले कप आइस हॉकी से संबंधित है और इस ट्रॉफी का नाम लॉर्ड स्टानले के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टानले कप संबंधित है तो आइस हॉकी से, ठीक है। स्टानले कप संबंधित है दोस्तों किससे, हमारा आइस हॉकी से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। स्टानले कप दोस्तों आइस हॉकी से संबंधित है और इस ट्रॉफी का नाम लॉर्ड स्टानले के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए 123 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ ध्यानपूर्वक ऊपर देखिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेल करना है, ठीक है। तो चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। 123 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए, पंडित दुर्गालाल को दोस्तों सुमेल करेंगे हम नृत्य से। क्या है दोस्तों, याद रखिए, पंडित दुर्गालाल को सुमेल करेंगे दोस्तों नृत्य से, ठीक है। फिर है दोस्तों, कह रहा है कि लाल गुडी जयरमन, ठीक है। तो लाल गुडी जयरमन को हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, वह है दोस्तों वाद्य संगीत से, ठीक है। फिर है दोस्तों बाल मुरली कृष्ण, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों कंठ संगीत से। और फिर दोस्तों कह रहा है अमृता शेरगिल, तो इनको हम सुमेल करेंगे दोस्तों चित्रकला से। और सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, तो सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंडित दुर्गालाल को सुमेल करेंगे दोस्तों नृत्य से, लाल गुडी जयरमन को सुमेल करेंगे दोस्तों वाद्य संगीत से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बाल मुरली कृष्ण को सुमेल करेंगे दोस्तों कंठ संगीत से और अमृता शेरगिल को दोस्तों चित्रकला से, ठीक है। फिर देखिए कि पंडित दुर्गालाल को सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, हम नृत्य से। लाल गुडी जयरामन को सुमेल करेंगे दोस्तों वाद्य संगीत से। बाल मुरली कृष्ण को सुमेल करेंगे दोस्तों हम किससे, बाल मुरली कृष्ण को सुमेल करेंगे दोस्तों हम चित्रकला से, कंठ संगीत से। और अमृता शेरगिल को चित्रकला से, ठीक है। फिर देखिए, पंडित दुर्गालाल को सुमेल करेंगे दोस्तों नृत्य से, ठीक है। फिर दोस्तों लाल गुडी जयरामन को वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण को कंठ संगीत से, अमृता शेरगिल को चित्रकला से, ठीक है। फिर देखिए, पंडित दुर्गालाल को दोस्तों नृत्य से, लाल गुडी जयरमन को दोस्तों वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण को दोस्तों कंठ संगीत से और अमृता शेरगिल को चित्रकला से, ठीक है। फिर देखिए, पंडित दुर्गालाल को नृत्य से दोस्तों, लाल गुडी जयरमन को दोस्तों वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण को कंठ संगीत से और अमृता शेरगिल को चित्रकला से, ठीक है। फिर देखिए, पंडित दुर्गालाल को दोस्तों करेंगे हम नृत्य से, ठीक है। याद रखिएगा, लाल गुडी जयरमन को दोस्तों वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण को दोस्तों कंठ संगीत से, अमृता शेरगिल को चित्रकला से। एक बार और देखें, पंडित दुर्गालाल को दोस्तों नृत्य से, लाल गुडी जयरमन को दोस्तों वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण को दोस्तों कंठ संगीत से, अमृता शेरगिल को चित्रकला से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और देख लें, पंडित दुर्गालाल नृत्य, लाल गुडी जयरमन दोस्तों वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण दोस्तों कंठ संगीत और अमृता शेरगिल चित्रकला, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों ओणम से, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है दोस्तों कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो याद रखिए ओणम से, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि अतापू केरल राज्य में ओणम से संबंधित है। इस पर्व पर घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को क्या कहते हैं दोस्तों, अतापू कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक एक बार और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों ओणम से, ठीक है। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो याद रखें ओणम से, ठीक है। ओणम दोस्तों याद रखें केरल राज्य में मनाया जाता है। कह रहा है कि अतापू केरल राज्य में ओणम से संबंधित है और इस पर्व पर घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को क्या कहते हैं, अतापू कहते हैं, ठीक है। फिर से देखें, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है, तो ओणम से। कह रहा है अतापू केरल राज्य में ओणम से संबंधित है और इस पर्व पर दोस्तों घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को हम क्या कहते हैं, वह दोस्तों हम अतापू कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
कि अतापू दोस्तों केरल राज्य में ओणम से संबंधित है और इस पर्व पर घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को हम लोग अतापू कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अतापू दोस्तों निम्नलिखित त्योहारों में से ओणम से संबंधित है। चलिए दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ दिया गया है 125 नंबर में, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का त्यौहार दोस्तों ओणम संबद्ध है। क्या है, कह रहा दोस्तों दक्षिण भारत का त्यौहार जो है ओणम संबद्ध है दोस्तों, तो याद रखें वह है हमारा महाबली से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर देखें, कह रहा दोस्तों कि दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है, तो याद रखें दोस्तों महाबली से, ठीक है। इसका हम व्याख्या देखेंगे कि ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबद्ध है, तो याद रखें महाबली से। कह रहा है ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए एक और प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित खेलों में से किस में या किस से स्मैश संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों वॉलीबॉल से, ठीक है। फिर देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों वॉलीबॉल से, ठीक है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से स्मैश वॉलीबॉल से संबंधित है। स्मैश दोस्तों लॉन टेनिस बैडमिंटन से भी संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि स्मैश संबंधित है, तो याद रखें निम्नलिखित खेलों में से स्मैश संबंधित है दोस्तों वॉलीबॉल से, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है, तो याद रखें वॉलीबॉल से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों कि स्मैश हमारा लॉन टेनिस बैडमिंटन से भी संबंधित है, ठीक है। क्या है, स्मैश हमारा लॉन टेनिस बैडमिंटन से भी संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखें, निम्नलिखित खेलों में से किस से स्मैश संबंधित है, तो वॉलीबॉल से, और याद रखें कि स्मैश लॉन टेनिस और बैडमिंटन से भी संबंधित है। 130वां नंबर प्रश्न देखें, इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुख्यात हैं। क्या है, कह रहा दोस्तों कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों तैराकी। इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं, तो याद रखिए दोस्तों तैराकी, ठीक है। बुला चौधरी एक भारतीय महिला तैराक हैं। वह 5 महाद्वीपों के समुद्र चैनलों को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनी है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा से सुविख्यात हैं, तो याद रखिए दोस्तों तैराकी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे दोस्तों, अब जो आगे के प्रश्न दिए गए हैं वह हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा 150 प्रश्न, ठीक है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने उन प्रश्नों को दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है जो हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आगे दोस्तों करंट के प्रश्न दिए गए हैं और कुछ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं जो कि दोस्तों हमारे, ठीक है, आगामी परीक्षा की दृष्टि से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसलिए करंट के प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो अब पुराने हो चुके हैं दोस्तों, वो करंट के प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आगामी परीक्षा जो आयोजित की जाएंगी उसमें दोस्तों अपडेटेड करंट पूछे जाएंगे, इसलिए हम करंट के प्रश्नों को कवर नहीं करेंगे। जो प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब जो अगली वीडियो में हम देखेंगे वह देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 के प्रश्न पत्र को, और इसी के साथ दोस्तों हम इस पुस्तक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों ने दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व में जितनी भी आयोजित की गई है उसमें लगभग 14 वर्षों के प्रश्न पत्र को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो उन वीडियोस से जाके दोस्तों आप सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लें दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अब बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो भी वीडियोस दोस्तों पूर्व वर्षों के हमारे चैनल पर अपलोडेड की गई हैं उससे आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को पूरी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2010 हल प्रश्न पत्र की होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।